प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अकबर के साम्राज्य विस्तार के अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में अकबर के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत उसके द्वारा मालवा विजय, जौनपुर के विद्रोह को दबाना, चुनार की विजय और जयपुर की अधीनता स्वीकार करना, मेड़ता पर अधिकार करना और गोंडवाना के विजय के बारे में बात की थी। अकबर धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था। 1560 से 1567 में अकबर को उज़्बेकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अकबर के दरबार में उज़्बेकों के अनेक समर्थक थे, जिनमें मुनीम खां प्रमुख था। इस समय अकबर की शक्ति इतनी अधिक विस्तृत नहीं हुई थी कि वह उज़्बेकों की शक्ति समाप्त कर सकता, और क्योंकि बैराम खां के पतन के पश्चात जौनपुर, लखनऊ, बनारस उज़्बेकी विद्रोहियों के केंद्र बन गए थे, और इनका जो प्रमुख था वो खानजमा अली कुली खां शेरवानी था, जिसने हेमू के विरुद्ध विशेष पराक्रम का प्रदर्शित किया था। तो अकबर ने इन विद्रोही सरदारों को धीरे धीरे दुर्बल किया। बहुत ही चतुराई के साथ उसने ये कार्रवाई की, और 1567 तक जैसे जैसे ये उज़्बेक सरदार कमज़ोर होते चले गए, उनका पूरी तरीके से दमन कर दिया गया। अकबर ने गुजरात पर अधिकार करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस समय गुजरात का वास्तविक शासन एतमाद खां सत्ता के संघर्ष में फंसा हुआ था, और सुल्तान मुजफ्फर खां तृतीय नाम मात्र का शासक था। गुजरात एक समृद्धशाली, उन्नतशील और व्यापारिक केंद्र था, और इसलिए अकबर इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। उत्तरी गुजरात में अफगानों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, और उनका बिहार के विद्रोहियों से संपर्क हो गया। इसलिए अकबर के लिए यह आवश्यक हो गया कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वे अफगान शक्ति का विनाश करें। इतना ही नहीं, मुगल विद्रोही मिर्जा लोग भी दक्षिण गुजरात में एकत्रित हो गए थे, और अकबर के सामने ठीक वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई जैसी कि हुमायूं के सामने थी। इसलिए सितंबर 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात को जीतने के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1.5 महीने के संघर्ष के बाद 26 जनवरी 1573 को अकबर ने सूरत, अहमदाबाद और कैम्बे पर अधिकार कर लिया, और खाने आजम मिर्ज़ा अजीज़ कोका को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, और वापस वो आगरा की ओर लौट आया। जैसे ही लेकिन वो आगरा पहुंचा, उसे सूचना मिली कि गुजरात में मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा ने विद्रोह कर दिया। अकबर पुनः गुजरात आया, और 2 सितंबर 1573 को उसने विद्रोह को कुचल दिया। एक तरीके से ये कहना चाहिए कि इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण था, और इसके बाद गुजरात अकबर के साम्राज्य का पक्का अंग बन गया। उसकी वित्त और राजस्व का पुनर्संगठन टोडरमल ने किया, और सिहाबुद्दीन अहमद ने 1573 से 1584 तक इस कार्य को किया। गुजरात में अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों को यहाँ समुद्र में देखा। गुजरात जीतने के बाद में अकबर ने पूरे भारत में करोड़ी नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की। इस अधिकारी को अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। करोड़ी की सहायता के लिए आमिल नियुक्त किए गए, और ये कानूनगो के द्वारा बताए गए आंकड़ों की जांच करते थे। वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमतें, उत्पादकता आदि इनकी सूचना पर ही
आधारित थी और उसी के आधार पर अकबर ने 1580 में दहसाला नामक एक नवीन प्रणाली को प्रारंभ किया। इस तरीके से अकबर खंबात और सूरत पहुंचा और उसने विदेशी व्यापारियों की नज़रों को भी, जो नजराने थे उनको भी स्वीकार किया और गुजरात मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। गुजरात के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर भी मुगलों ने आक्रमण किया। अकबर के समय में, शेरशाह के समय में सुलेमान कर्रानी बिहार का सूबेदार था और सूरवंश के पतन के पश्चात उसने बंगाल में अपने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। 1568 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। 1572 में जब उसने, यानी कि सुलेमान कर्रानी ने उड़ीसा को जीता तो इससे अकबर रुष्ट हुआ। हालांकि उसने उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 1572 में सुलेमान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा दाऊद खां बंगाल का शासक बना और उसने अपने पिता की नीति को बदलकर स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब अकबर ने जौनपुर के सूबेदार मुनीम खां को अफगानों पर आक्रमण करने का आदेश दिया और इस समय अकबर सूरत में घेरा डाले हुए था। मुनीम खां ने अफगानों को पटना में घेर लिया, लेकिन मुगल शिविर में मतभेद हो गया और युद्ध की प्रगति रुक गई। 1574 में अकबर गुजरात विजय पूरी करके बिहार पहुंचा और पटना में दाऊद खां पर आक्रमण कर दाऊद खां को पराजित कर दिया। दाऊद खां पराजित होकर बंगाल भाग गया और अकबर ने बारिश के मौसम की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी बंगाल तक उसका पीछा किया और मुनीम खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके वह 1574 में आगरा लौट आया। मुनीम खां ने दाऊद खां के विरुद्ध अभियान जारी रखा और उसकी राजधानी टांडा पर अधिकार कर लिया। दाऊद खां उड़ीसा भागा। मुनीम खां उसके पीछे उड़ीसा गया और तुकाराम के युद्ध में उसने निर्णायक विजय प्राप्त की। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। 1575 में मुनीम खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद दाऊद खां ने फिर से बंगाल, बिहार में संकट पैदा कर दिया। 1576 में राजमहल के निकट में अफगानों को पूर्ण रूप से पराजित कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। इसी बीच 1568 में अकबर ने रणथंभौर को जीता। रणथंभौर मुगलों के अधिकार में नहीं था और रणथंभौर के किले का किलेदार सुरजन राय हाड़ा था, जो कि बूंदी का राजपूत था और मेवाड़ के अधीनस्थ था। अकबर ने रणथंभौर के दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाला। ये घेरा तकरीबन 1.5 महीने तक चलता रहा। इसमें दोनों पक्षों को अपार धनजन की हानि उठानी पड़ी। राजा भगवान दास और मान सिंह की मध्यस्थता के कारण सुरजन राय हाड़ा ने अकबर के सामने समर्पण किया। अकबर ने सुरजन राय की शर्तों को स्वीकार किया और सुरजन राय ने विवाह संबंध स्थापित न करने, सिजदा न करने, दरबार में सशस्त्र आने की शर्तें रखी, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया और सुरजन राय को मुगल सेना में मनसबदार नियुक्त करके गोंडवाना, बनारस, चुनार का शासक नियुक्त किया गया। अब अकबर के समय का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष आता है मेवाड़ का संघर्ष। आमेर, बीकानेर, जोधपुर, रणथंभौर
बूंदी जैसे राज्यों पर अधिकार करने के बाद मेवाड़ राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इस समय मेवाड़ का शासक महाराणा उदय सिंह था और महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि मेवाड़ की शक्ति बढ़ रही थी और गौरवपूर्ण परंपराओं के कारण मेवाड़ का राजस्थान में या राजपूताना में विशिष्ट स्थान था। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा की जो स्मृतियां थी, उनकी वजह से मेवाड़ को विशिष्ट रूप से सम्मानित माना जाता था। अकबर अब उदारता से या शक्ति से पूरे राजपूताने पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प था, जिसके कारण दोनों के बीच संघर्ष होना जरूरी था। इस संघर्ष के लिए तात्कालिक कारण यह था कि मेवाड़ ने बाज बहादुर और मिर्जा शरफुद्दीन को शरण दी थी। इसलिए जब उज़्बेकों का दमन कर दिया तब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का पुत्र शक्ति सिंह अकबर के मुगल दरबार में था और जब उसे उदय सिंह के ऊपर अकबर के आक्रमण का पता चला तो वह मुगल शिविर से पलायन करके चित्तौड़ पहुंच गया और उसने अपने पिता को अकबर के आक्रमण की सूचना दी। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ का घेरा डाला। इस समय चित्तौड़ की स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी कि वो लंबे समय तक मुगल सेना का सामना कर सके। इसलिए राजपूतों की सभा में यह निर्णय लिया गया कि महाराणा किला खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अपनी सेना के साथ छापामार युद्ध को जारी रखें और जयपाल को चित्तौड़ के दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इस घटना को उदय सिंह की कायरता बताया, लेकिन अगर उदय सिंह उस समय पलायन नहीं करता तो मेवाड़ का संघर्ष आगे जारी नहीं रहता। जयमल ने दुर्ग को लंबे समय तक बनाए रखा, उसने अधीनता को स्वीकार नहीं की और दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में एक दिन जयमल अकबर की बंदूक से घायल हो गया और जब जयमल अपने मृत्युशैया पर था तो उसने अंतिम युद्ध का आदेश दिया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और सैनिकों ने केसरिया पहनकर मृत्यु का वरण करते हुए युद्ध लड़ा और इतना भीषण ये युद्ध हुआ कि इस राजपूती शौर्य को देखकर अकबर भी चकित रह गया। मुगल सेना को हालांकि विजय मिली, लेकिन उसको भारी क्षति उठानी पड़ी थी, जिससे अकबर बहुत अधिक क्रोध में आया और उसने किले में भारी नरसंहार मचाया। लगभग 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया और यह कह सकते हैं कि अकबर की यह पहली और आखिरी निर्दयता थी। उसने आसफ खां को मेवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया और स्वयं आगरा लौट आया। इसके बाद मेवाड़ के सिसोदियों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी नहीं बनाया, किंतु मेवाड़ के सिसोदियों ने अकबर की अधीनता को भी स्वीकार नहीं किया। हालांकि 1569 में अकबर ने चित्तौड़ और मेवाड़ के कुछ राज्यों पर अधिकार कर लिया, किंतु उदय सिंह जो कि अरावली की पहाड़ियों में चला गया था, उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अकबर ने बहुत प्रयास किए कि वो राणा को शांतिपूर्ण तरीके से मुगल अधीनता स्वीकार करवा ले, किंतु उदय सिंह ने ऐसा नहीं किया। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, गद्दी पर बैठा।
1573 में अकबर ने राजा मान सिंह और उसके बाद भगवंत दास को महाराणा प्रताप के पास शांति समझौते के लिए भेजा। महाराणा शांति तो चाहता था, लेकिन वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था और धीरे धीरे दोनों के बीच स्थिति इतनी असंतोषजनक हो गई कि दोनों के बीच युद्ध आवश्यक हो गया। 1574 में जोधपुर में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह हुआ और अकबर ने इसके लिए महाराणा प्रताप को जिम्मेदार माना। इसके अतिरिक्त दिल्ली गुजरात का जो मार्ग था वो मेवाड़ से होकर के निकलता था और महाराणा के कारण मेवाड़ पर उसका अधिकार नहीं था और महाराणा प्रताप के कारण जो उसकी राजपूत नीति थी, जिसमें वो उदारता पूर्वक पूरे राजपूताना पर अपना अधिकार करना चाहता था, वो सफल नहीं हो पा रही थी। इसके कारण 1576 में उसने राजा मान सिंह को महाराणा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 18 जून 1576 को दोनों के बीच हल्दी घाटी के मैदान में, जिसे खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है, दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें प्रारंभ में राजपूतों को विजय मिली, लेकिन जब यह अफवाह फैल गई कि स्वयं अकबर इस युद्ध में आ रहा है, तो पराजित मुगल सेना ने जमकर युद्ध किया और यह युद्ध एक तरीके से अनिर्णायक स्थिति में समाप्त हुआ। ना तो राजपूत इसमें जीते, ना मुगल इसमें जीते। महाराणा प्रताप युद्ध के क्षेत्र में से निकल गए सुरक्षित, और जब तक वह जीवित रहे उन्होंने गुरिल्ला पद्धति से या छापापार पद्धति से इस युद्ध को जारी रखा। कहने को यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप हारे थे। अकबर की शाही सेना ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर को ये लगा कि राणा प्रताप को निकालने में मानसिंह का हाथ था, तो उसने इस अभियान से मानसिंह को हटा दिया और शाहबाज खां को मेवाड़ के अभियान का दायित्व सौंप दिया। शाहबाज खां ने लगातार 2 वर्ष तक राणा के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। 1579 से 1585 तक अकबर दोआबा, बिहार, बंगाल और गुजरात के सैनिक विद्रोहियों का दमन करने में फंसा रहा, जिसका परिणाम ये निकला कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश भागों को वापस जीत लिया। राणा प्रताप की जो वीरता थी, दृढ़ता थी, स्वतंत्रता थी, राष्ट्रभक्ति थी और त्याग की भावना थी, उसका राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम देते हैं, एक हिंदू राजा और एक मुसलमान शासक के बीच में यह युद्ध था, किंतु सत्य यह नहीं है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम सूरी, जो एक मुसलमान था, लड़ रहा था और मुगल सेना के साथ में मान सिंह, जो कि एक हिंदू शासक था, युद्ध लड़ रहा था। वस्तुतः यह युद्ध मुगल साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें अगर महाराणा प्रताप को अन्य राजपूत राजाओं की सहायता मिलती तो शायद राजपूताना और भारत का इतिहास कुछ और ही होता, किंतु राजपूताना राजाओं के द्वारा पहले से ही अकबर से समझौता कर लिया गया था, जिसके कारण यह संघर्ष आगे चल कर के अमर सिंह के समय में और जहांगीर के समय में दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और यह संघर्ष समाप्त हुआ। मेवाड़ की तरह से ही मारवाड़ में भी अकबर को विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मारवाड़ का जो शासक था मालदेव, उसके पुत्र चंद्रसेन ने
जो इस समय जोधपुर का राजा था, उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, किंतु उसको भी पराजित करके इस शासन को स्वीकार किया गया। उसके बाद बीकानेर के राजा राय कल्याणमल ने, उसके पुत्र राय सिंह और जैसलमेर के शासक राजा रावलहर राय ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। और उसके पश्चात गिरवा घाटी में जो संघर्ष हुआ, उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी अकबर के द्वारा अपने शासन की स्थापना कर दी गई। इसके बाद हम पश्चिमोत्तर विजय और दक्षिण भारत के विजय के बारे में हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे।